बातों का सिलसिला देख रहे हैं। पुतिन से जो मुलाकात है वो दो एतबार से अहम है। एक तो ये कि कोई डाउट इसके बारे में नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया है और प्रॉपर जिस तरह से हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होती है उस तरह की ये मीटिंग थी एक, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। इसलिए कि ये रूस के पुतिन साहब जो हैं सदर हैं वहाँ के, उनकी तरफ से ये ऑफर की गई है कि आप हमसे गैस लें, क्योंकि इसका काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस गैस को आप तक पहुंचाने में। और फिर ऊपर से तो रहा ये कि तुर्की जो है वो उसने इसमें साथ न सिर्फ शामिल होने का बल्कि इस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट अटेंड की है। एससीओ की अगर हम बात करें तो एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। अगर बात की जाए एससीओ की तो एससीओ समिट की चाइना बहुत बार इंडिया को अप्रोच कर चुका है कि हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो, और अब ये समिट हुई है समरकंद में। उसमें क्या क्या चीजें हुई और बड़े लीडर्स ने वहां पे शिरकत की। इसके साथ साथ इस रीजन में कुछ ऐसी तब्दीलियां हमें नजर आ रही हैं, जिस तरह हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि वो काफी बढ़ गया है और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात हो, या दुनिया की बड़ी जो ताकतें हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात हो। लेकिन हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है और उसका एक बड़ा मुद्दा ये है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कोई मीटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ साइड लाइन पे नहीं तय हुई और लगता भी नहीं है कि शायद हो, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की साइड लाइन की मीटिंग्स प्रेसिडेंट जी के साथ हैं और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ हैं। करेंगे एससीओ समिट की किस तरह से आप देख रहे हैं? उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी है और चाइना भी है, इसके अलावा कई कंट्रीज है, लेकिन ये तीन जो है आपस में आप जानते हैं कि किस किस्म के टर्म्स रहे हैं या किस तरह के हैं। तो ये आप तार साहब इस वक्त जो सबसे रीजनल पॉलिटिक्स में और बायलैटरल रिलेशंस में और मल्टीलैटरल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है वो तो एससीओ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को जो वॉच करता है। तार साहब वहां पे ना तो पाकिस्तान के जो अंदर फ्लड्स हैं उसकी किसी ने बात की है। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजिलियंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं 50 साल में। हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रिजिलियंट सप्लाई चेन है। दरअसल इस एससीओ का फायदा उठा के क्या पाकिस्तान को, इंडिया को और ईरान को, अफगानिस्तान को और बाकी ममालिक को अपने अंदर से एक ट्रांजिट रूट नहीं ऑफर कर देना चाहिए था, जिससे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता और बल्कि हम इंडिया को डिफेंसिव मोड पे लेके आ सकते थे उससे, अगर हम ये ऑफर करते। आप स्वागत करता हूं मेरे साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें वक्त देते हैं। जो शंघाई ग्रुप है उसकी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उज़्बेकिस्तान में, उसके हवाले से मेरे साहब ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोई साइड लाइन में मीटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ स्केड्यूल नहीं है। ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट जी के साथ हैं। तो क्या आपको लगता है इसका कारण ये है कि भारत सोचता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मिलकर क्या करना, असल फैसले तो कहीं और होते हैं, और जब तक माइंड सेट इस्टेब्लिशमेंट का यानी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का ना बदले तो मिलकर क्या करना, आप इसको कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, बिफोर आई कम टू पाकिस्तान में ये समझा दूं कि चीन और रशिया से क्यों बात हो रही है। जाहिर सी बात है चाइना से इसलिए बात हो रही है क्योंकि चाइना से इतनी ट्रेड है और अभी अभी जो PP-15 और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया में डिसएंगेजमेंट हुई है, वो वन ऑफ द रीजंस, उसके कई सारे वजूहात हैं। इंडियन आर्मी वहां पे अड़ी रही, एक वजूहात ये भी है। दूसरी ये है कि ताइवान स्ट्रेट्स में बड़ा प्रेशर है चाइना के ऊपर, चाइना की इकोनॉमी तीसरा एक कारण है। लेकिन चौथा कारण ये भी है कि एससीओ समिट में दोनों की मीटिंग होनी थी और दोनों की मीटिंग किस प्रकार से होती अगर ये अड़े रहते वहां पे, लड़ाई करते रहते। तो एक तो ये मामला है रशिया के साथ, इसलिए क्योंकि रशिया हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है और रशिया के साथ ये भी है कि साहब हमने ऑयल लिया है, S-400 लिया है, AK-203 ली है, गैस ले रहे हैं, उनसे कोल लेने की बात चल रही है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये तो दो मुल्कों के साथ हो गए। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पाकिस्तान के साथ ना बात करने का एक और जो बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह है, वो ताहिर साहब ये भी है कि आई थिंक पाकिस्तान हैज फॉलन ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक रडार। कहीं ना कहीं इंडिया में एक ऐसा तासुर, एक ऐसा एक ऐसा जिसको कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग सी आ गई है, ऐसी समझ में लोगों को
आ रही है बात, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, कि यार ये ना, जिसको फौज में हम लोग BER बोलते हैं, BER मींस बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। जब कोई गाड़ी बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर हो जाती है फिर उसको छोड़ देते हैं, कंडेम कर देते हैं। तो ये बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर है पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने का। तो अगर आगे चल के होती है तो ठीक है, नेबर्स हैं कई सालों तक, आगे तक जब तक पाकिस्तान है तब तक नेबर्स रहेंगे। लेकिन बात यह है कि ना इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इंडिया में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है ताहिर साहब की क्या चाइना प्रेशर से घिरा हुआ है हर जगह से, ठीक है। इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात होती है, ठीक है ना सर। अगर आप में कैपेबिलिटी हो तो इंटेंट आपका कभी भी बदल सकता है, ठीक है। चाइना में कैपेबिलिटी है बदमाशी करने की। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि चाइना 4 चीजों में फंसा हुआ है। उसका इकोनॉमी टेकिंग अ बीटिंग, देयर हैज बीन अ रियल एस्टेट बस्ट, वहां पे काफी प्रॉब्लम हो गई है रियल एस्टेट में। और चाइना ताइवान स्ट्रेट में घिरा हुआ है, वहां पे क्वाड और ऑकस एक्टिव हो रखा है। तो चाइना कई जगह से इट इज सराउंडेड। तो चाइना अभी इस मूड में नहीं है कि भारत से बड़ा पंगा ले ले, राइट। रशिया जो है इसमें ताहिर साहब, रशिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ पीस ब्रोकर, क्योंकि रशिया एक कॉमन फ्रेंड है चाइना का भी, इंडिया का भी। तो रशिया बीच में जिसको कहते हैं ना सुलह करवाने की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है रशिया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हिंदुस्तान में किसी को भी गलतफहमी नहीं है ताहिर साहब कि कल जब मामले ठीक हो जाएंगे, मामले ठंडे हो जाएंगे ताइवान के और चाइना की इकोनॉमी के, चाइना वापस नहीं आएगा, चाइना वापस आएगा और भारत के साथ दोबारा उसकी कन्फ्लिक्ट होगी। ये सच्चाई है जी। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चाइना को इस वक्त पावरफुल होते भारत का एहसास हो रहा है कि भारत में जिस तरह वेपनरी मॉडर्नाइज हो रही है, जिस तरह भारत वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह भारत बड़े बड़े इत्तेहादों का हिस्सा है, क्वाड हो, I2 हो, U2 हो, तो चाइना को कहीं ये एहसास आपको लगता है कि आने वाले दिनों में या सालों में होगा कि भाई मैं बार बार वापस जाता हूँ भारत से भिड़ने के लिए, तो भारत अब वो भारत नहीं रहा। तो क्या ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी बातचीत में क्या देंगे? नहीं, देखिए ये मैसेज दिया जा चुका है चाइना को। चाइना को पता है कि भारत झुकने वाला नहीं है। उनको पता है कि सिर्फ वेपन सिस्टम्स या आर्मी का नहीं, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली इंडिया इज द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और पॉपुलेशन वाइज अगले साल इंडिया या अगले 2 सालों में इंडिया चाइना को क्रॉस कर देगा, राइट। तो चाइना को भी यह पता है कि आप भारत को लाइटली नहीं ले सकते, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चाइना ने अपने पब्लिक के अंदर इतना कुछ बोल दिया है कि अब चाइना बैक ट्रैक नहीं कर पाएगा। चाइना के लिए ये जो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इनसाइड चाइना सर, ये वही इश्यू बन गया है जैसे कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर है। उसको पता है कर कुछ नहीं पाएगा, लेकिन पब्लिक के सामने चूरन खिलाना है उसको। तो चाइना भी वही चूरन खिलाएगा और पब्लिक को कम से कम जब तक ये शी जिनपिंग का इलेक्शन नहीं होता तब तक ये लोग धक्का देंगे, फिर कुछ साल के लिए शांत हो जाएंगे। ये आएंगे दोबारा, ये अरुणाचल में आएंगे सर, ये उत्तराखंड में आएंगे, हिमाचल प्रदेश में आएंगे, ये 3 जगह और आएंगे। दे विल कम, इसमें कोई डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, ना इंडियन आर्मी को इसमें कोई शक है, ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स को किसी भी किस्म का हमें गलतफहमी है या खुशफहमी है कि अब चाइना से दोस्ती हो गई। चाइना से दोस्ती नहीं हुई है। कि चाइना को भारत की जबकि बहुत ज़रूरत है ट्रेड पार्टनर की हैसियत से, चाइना अपने आप को बदलेगा। जबकि आपने पीछे कहा कि रूस भी बीच में है, वो भी चाहता है कि तल्लुकात उस रीजनल पावर्स के अच्छे रहें। तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ रीजनल पावर के तल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, यानी इंडिया के और चाइना के, और दूसरी तरफ इंडिया क्वाड का भी हिस्सा रह सकता है? ऐसा वैसा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका भी वो मीटिंग हो रही है अभी, उसमें ये मुद्दे तो उठेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। देखिए ऐसा है कि इंडिया में जो पूरा आत्मनिर्भर भारत है, जो पूरा मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाया है मोदी जी ने, दैट इज फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस। वन ऑफ द रीजंस उसमें अपने डॉलर बचाने हैं, उसमें अपना इंपोर्ट बिल कम आए, वो भी है, कई सारी चीजें उसमें हैं ताहिर साहब। तो ऐसा नहीं कि एक ही चीज है, बट उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस, अपनी खुद की सप्लाई चेन, जिसको बाहर से इंपैक्ट ना हो, चाइना से इंपैक्ट ना हो। तो हर चीज, वेपन सिस्टम जैसे हमारे कई सारे हैं जो कि लोग चाह रहे थे कि बाहर से खरीदें क्योंकि इमरजेंसी परचेजेस, मोदी गवर्नमेंट ने रोक दी। मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, तो आप मेक इन इंडिया करेंगे। उसी तरीके से एप्पल आईफोन का जो 14 बन रहा है वो इंडिया में बन रहा है।
और भी कई चीज इंडिया में बन रही हैं। लोग मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज प्रमोट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा अभी वो क्या ग्रुप है, वेदांता क्या नाम है उसका एक ताइवानीज कंपनी के साथ टाई अप हुआ है गुजरात में। देयर 20 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर या चिप मैन्युफैक्चरिंग का उनका प्लांट खुल रहा है, जो कि इंडिया डिपेंडेंट था बाहर से इंपोर्ट करने में। उसमें कुछ साल लगेंगे, लेकिन इंडिया बना लेगा इसको ना। 20 अरब डॉलर का उसमें वो ग्रुप जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है बाहर से टेक्नोलॉजी लाके। गुजरात में अहमदाबाद के आसपास कहीं उनका खुल रहा है प्लांट। आई थिंक 500 या 1000 एकड़, पता नहीं कितनी जमीन उनको दी गई है। तो ऐसे इंडिया में काफी चीजें हैं। अब जैसे कि लोग बात कर रहे थे बुलेट ट्रेन, तो वंदे भारत है, वंदे भारत लॉन्च करी है अभी, तो काफी सक्सेसफुल उसके लॉन्च हुए, अब वो लॉन्च हो जाएगी। तो ऐसी कई चीजें हैं, छोटी बड़ी, मशीन पार्ट नहीं है वो। अगले 5-6 साल में हमारा जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है सर, आज भी ट्रेड है वो 70-75% इट्स इन फेवर ऑफ चाइना, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। तो चाइना को हमसे ज्यादा फायदा है, हमें चाइना से इतना फायदा नहीं है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि हमने कभी इतना देखा नहीं कि हम अपना डेवलप करें। लेकिन अब वो गैर लग रहा है और अब वो पुश कर रहे हैं सरकार की तरफ से, तो अब हो रहा है सर, धीरे धीरे हो जाएगा। ये भी धीरे धीरे क्या, बड़ी तेज गति से हो जाएगा ये। कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे क्या हुआ, क्योंकि मदद की अपील की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, लेकिन मुझे लगता है जो चीज मुझे नजर आई है, कोई खास उस पे मतलब ऐसी कोई एक्शन नजर नहीं आया। वहाँ पे इंडिया भी एक थर्ड पावर बड़ी अब है दुनिया की, वो भी वहां पहुंची हुई थी। उज़्बेकिस्तान वाज ऑफ कोर्स द होस्ट, और कई चीजें हो रही हैं। इंडिया, लेट्स से रशिया, चाइना एंड देन इंडिया, अगर ये तीनों किसी तरीके से डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि भाई हमने इस इलाके को दोबारा मजीद किसी के कंट्रोल में नहीं आने देना, तो ये बहुत बड़ा कमाल होगा। प्रॉब्लम जो है कि अमेरिकन वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इंडिया को इसमें से निकालने की, प्रैक्टिकली निकालने की नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अलायंस से कहीं दूर रखने के लिए। कई उनके वो क्या कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, मेंबर उनकी असेंबली के, कांग्रेस के, वो आ चुके हैं। बहुत डिप्लोमेसी अमेरिकन कर रहे हैं इंडिया को अपने साथ लाने के लिए। और महल इंडिया में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है कि देखें, चाइना जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टेट है, हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी हैं, दिस इज व्हाट द इंडियन से। तो हमारा जो वो थिंकिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मिलती है। लेकिन चाइना और इंडिया जो है, एक तो झगड़ा भी हुआ है, फिर साथ साथ इस इलाके की दो बड़ी पावर्स हैं, तो इनको रिस्पॉन्सिबली भी एक्ट करना पड़ेगा। अब देखना है कि इंडिया ने सारी उम्र बैलेंसिंग रोल ही किया है। जब नॉन अलाइंड मूवमेंट भी थी तो दोनों तरफ से वो एड लेते थे और अपनी कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, जिस पे अमेरिकन को हमेशा शक था। लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वो शक भी खत्म हो गया, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया का झगड़ा हो गया, और चाइना जिसको तैयार अमेरिका ने किया था वो अमेरिका के लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि उसकी अपनी इकोनॉमी इतनी बड़ी होती जा रही है। तो वर्ल्ड सियासत में मैंने हमेशा की है, एनर्की है, यू कैन नेवर प्लान एवरीथिंग टू योर एडवांटेज, ऐसे होता नहीं है। मुझे याद है कि जो उन्होंने कहा था कि हम लगाएंगे वो सैंक्शंस, तो फिर अमेरिका के अंदर ही उनके जो थे लॉ मेकर्स, ये वो, उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया इज टू इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लगाएं। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए तो बहुत ज्यादा है। तो यूक्रेन के ऊपर जैसे भी इंडिया ने बिहेव किया है वहां वोटिंग पे, तो वो इनडायरेक्टली रूस के हक में जाता है ना, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया का क्लाउड अब इतना हो गया है कि उसको जैसे पहले एक जमाने में मुमकिन था, तब भी मुश्किल था, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क था और इनके जो प्राइम मिनिस्टर ये वो, उनका दुनिया में आफ्टर ऑल इन्फ्लुएंस था। अब तो और भी मुश्किल हो गया कि वो हुक्म चलाएं। और वहां के मसलन फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया किसी को, वो कह रहे थे जी आप रशियन ऑयल ले रहे हैं, ये वो गैस, उसने कहा जितना आप एक दिन में इस्तेमाल करते हैं हम एक महीने में करते हैं, भाई हमें 30% अगर सस्ता मिल रहा है और हम एक डेवलपिंग मुल्क हैं तो हम क्यों ना लें। तो ये चुप हो गए सारे। अब द थिंग इज, जब हम कहते हैं इंडिया अपने इंटरेस्ट में करता है अपने डिसीजंस, तो ये तो एक हेल्दी साइन है, जो इमरान खान ने भी माना है और कुछ नहीं माना, ठीक है। लेकिन कोई मुझे ये बताए, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में नहीं सारा कुछ करता। तो अगर अमेरिका करता है, व्हाट इज गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर, हर मुल्क को करना चाहिए। होता है कि आप गरीब मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, कमजोर मुल्क हैं, तो आप पे एक्सटर्नल पावर्स का जोर बहुत होता है। इंडिया अब उस पोजीशन में नहीं है। टर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकातें हुई हैं। तो सर क्या आपको नजर आता है, क्योंकि रशिया के पास जिस तरह हिंदुस्तान वहां से तेल और गैस दोनों चीजें वहां से परचेज कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमने बिलियन ऑफ डॉलर जो है पिछले 6-7 महीनों में बचाए हैं
अपने मुल्क को ठीक फायदा दिया है। हम तो जी सर बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरे, हमारे लिए तो शायद एक सिंगल डॉलर जो है वो बहुत अहमियत रखता है। तो क्या सर हम अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकल कर हम ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हैं, आपको लगता है? लगता तो नहीं है, और पाकिस्तान बिल्कुल भी अमेरिका के असर से निकल के फिर कहाँ जाएगा? ओ, चाइना के साथ ही जाएगा ना। जी और रूस जो है वो क्या, चलो पाकिस्तान जाता है रूस की तरफ, क्या रूसी जो है वो इंडिया के को छोड़ के पाकिस्तान के साथी हो जाएंगे? मेक्स नो सेंस टू मी। राइट। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशनशिप सही कर ले तो ये कई क्लब्स में एंटर हो सकता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। गुड गुड। लेकिन उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। देखे ना कि सारा कुछ जो है शंघाई कॉन्फ्रेंस ये जो है सारी, आफ्टर ऑल एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट, ट्रेड पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए है ना। सर तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बात भी इस हवाले से की है कि हम चाहते हैं कि यार एक तो लोकल करेंसी में ट्रेड हो और सारे लोग इसका मतलब पार्ट बने। बिल्कुल ये सारे कह रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज पाकिस्तान। इमरान खान इज इनफैक्ट टेरिबल फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तान इज इनफैक्ट टेरिबल फॉर ये जो रीजनल एशियन पॉलिटिक्स है। ये प्रॉब्लम है इन दोनों का। ये दोनों ऐसे बच्चे हैं जिनको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम है। अच्छा वरना सर, मुझे तो क्लियर नजर आता है पाकिस्तान अगर इन चीजों से फायदा उठाना चाहे तो ये गोल्डन मौका है, दरवाजे कई खुले हुए हैं। लेकिन अब देखे ना, जब फ्लड्स आए इन्होंने कहा इंडिया से नहीं लेना जब तक कश्मीर पे ये है वो है। यार तुम्हारे कहने पे वो अपनी कश्मीर पे इतनी बड़ी उनकी मूव है, वो खत्म कर देंगे, और वो भी इसलिए कि तुमको उन्होंने वो क्या कहते हैं दाद देनी है। सब्जियां देनी है, दाद। कोई अकल की बात करो। तो पाकिस्तान को कब अपना सेल्फ इंटरेस्ट समझ आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। सोचें जरा आपकी डायरेक्शन क्या है। इंडिया आपसे 100 साल आगे है, बांग्लादेश 50 साल आगे है, अब आपसे अफगानिस्तान भी आगे निकलता जा रहा है। अब उनकी करेंसी भी आपसे बेहतर है और आपके स्वाद के आसपास जो है वो टीटीपी आ चुकी है। मैं यही कहने वाली थी आपको, इसको राजी कौन है? आपसे राजी है ना, पूछेंगे नाराज कौन है, आपसे राजी कौन है? आप पे ना खुदा राजी है, आप पाकिस्तानी पाकिस्तान से राजी नहीं हो, आप खुद तरक्की नहीं करना चाहते, आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है। हर बंदे का इरादा है कि मैं लूटूं और भागूं, यहां से लूटूं और भाग जाऊं। तो जब पूरी कौम ऐसा करेगी तो, और कौम क्या करना, आप तो खैर कौम में आपको कहना, पाकिस्तानी कौम को कौम कहना भी जाती है, कौम में तो उनके अंदर कौमियत हो तो कौम कहा जाता है ना। आपके अंदर तो कौमियत ही। मैंने अगले दिन एक बड़े अच्छे दोस्त, हाई ऑफिशियल था, बड़ा हाई ऑफिशियल आपके पाकिस्तान में बैठा, तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, मेरी ख्वाहिश थी, मैंने कहा आप पाकिस्तान में द लेवल ऑफ नेशनलिज्म आप इससे सेटिस्फाइड? उसने कहा नहीं, कोई नहीं, जो तुम्हें दुख है, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ मुझे दुख है, कौमियत मुझे भी नजर नहीं आ रही। तो चले फिर कौमियत के बगैर चलाएं, काम लूटें। देखें दो चीजें हैं इस वक्त, शराब ज़दगान के पैसों को लूटना ऐसे ही है जिस तरह मुर्दों के कफन उतारना है। बिल्कुल। तो मुर्दों के कफन उतार के आप पैसा बनाएं, प्लाजे बनाएं दुबई में, आप लंदन में बच्चों को भेजें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है, खल्त खल्त ही होता है। जो मुर्दों के कफन उतार देगा वो बचेगा नहीं। और खास करके एक और बात ये कहूंगा, जिसने कभी अपने मुफाद के लिए इस्लाम बेचा, जिन्होंने अपने प्रॉफिट का नाम बेचा अपने मुफाद के लिए, वो भी नहीं बचे। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरी भी ये बड़ी रिसर्च है इन चीजों की। जिन लोगों ने इस तरह की काम किए हैं, उसका जब भी आप प्ले करते हैं इन चीजों से, वो बैकफायर करती है, बैकफायर। तो 75 साल तो आपने पाकिस्तान से किया, आज वो बैकफायर हो रहा है पाकिस्तान। आप समझे या ना समझे। बिल्कुल सर, जो इंसान करता है वो पलट के उसकी तरफ जरूर आता है, और मुझे यकीन है कि